देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, उसके 10 साल पूरे हुए हैं। देश निरंतरता से स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए राज्य में स्वच्छता होनी बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें हम सबको मिलकर सहयोग करना होगा। स्वच्छता की दिशा में भी हम सबको अपने अपने स्तर पर प्रयास जारी रखने होंगे, तभी यह संभव हो सकेगा। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 10 नवंबर से हम राज्य में युवा महोत्सव आयोजित करने जा रहे हैं। महोत्सव का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार है। 10 नवंबर को सीएम इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री रेखा आर्या की तरफ से यह भी कहा गया कि इस महोत्सव के दौरान खेल प्रतियोगिताएं होंगी, प्रेरक भाषण होंगे जो कि युवाओं को प्रेरित करेंगे। साथ ही कई जाने माने खिलाड़ियों के भाग लेने की भी उम्मीदें हैं। 28 जनवरी 2025 से राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण के लिए स्वयं सेवक पोर्टल का भी इस दौरान उद्घाटन किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या का ये बयान सामने आया है। करियर कोर्सेज के संदर्भ में बहुत सारी चीजों की जानकारियां हैं। 10 तारीख से युवा महोत्सव प्रारंभ कर रहे हैं और अब की बार का जो युवा महोत्सव है उसकी थीम ही जो है इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और जिसमें हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 10 तारीख से इसका शुभारंभ करेंगे और समापन पर मैं केंद्रीय मंत्री, खेल मंत्री जी से मुलाकात करके आई थी। उनको भी इनवाइट करके आई हूं कि समापन उनके स्तर से हो जाएगा तो निश्चित रूप से विभाग का सौभाग्य भी रहेगा और कार्यक्रम में निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तो इस पूरे युवा महोत्सव में युवाओं के लिए बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच है, बहुत सारे उनके करियर कोर्सेज के संदर्भ में बहुत सारी चीजों की जानकारियां हैं। प्लस इसमें बहुत सारे ऐसे नामचीन प्लेयर भी इसमें आने के लिए प्रस्तावित है। तो हमारी ये कोशिश है कि ये 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलने वाला जो युवा महोत्सव है उसमें हर दिन कुछ न कुछ नया जोड़ते रहे। वहीं उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 25 नवंबर 2024 से 24 अगस्त 2025 तक होने वाली इन परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। आयोग ने 23 भर्तियों की परीक्षा का टाइम टेबल यानी कि एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया। आपके सामने ये देखिए तस्वीरें, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग, पीसीएस परीक्षा, सचिवालय प्रशासन से लेकर पुलिस विभाग की परीक्षाओं की तिथियां भी बता दी गई हैं। वहीं आगामी 1 दिसंबर को मस्जिद विवाद को लेकर उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत का ऐलान किया गया है। इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक अनुज वालिया की तरफ से दी गई। उनका आरोप है कि उत्तरकाशी में जिसे मस्जिद बताया जा रहा है उस मकान के कागज भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं, जो खुद में एक विरोधाभास पैदा कर रहा है, जिसे लेकर ये महापंचायत बुलाई गई। बता दें, बीती 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद को लेकर जो बवाल मचा था वो भी तस्वीरें आपने देखी होगी, याद होगा आपको, जहन में होगा वो भी। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की तरफ से मस्जिद के खिलाफ कैसे जन आक्रोश रैली निकाली गई थी। जबरदस्त संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाली पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया था। वहां बैरिकेड लगा दिए गए थे, जिससे गुस्साए प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी समेत 27 लोग इस दौरान घायल हुए थे। इस घटना के बाद अभी तक नगर में तनाव का माहौल बना हुआ है।
उधर लालकुआं में भी अलग अलग घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो गया। आज सुबह सूर्य को दूध से अर्घ देने के बाद व्रत को समाप्त किया गया, इसका समापन किया गया। बिहार और पूर्वांचल समाज के द्वारा ये महापर्व मनाया जाता है। इसे वहां का लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। 25 एकड़ कॉलोनी सहित कई घाटों पर हजारों श्रद्धालु सुबह सुबह वहां शिरकत करते नजर आए, पूजा अर्चना करते नजर आए, सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ देते नजर आए और इस तरह से इस व्रत का वहां पर सफलतापूर्ण तरीके से समापन हुआ। पूरे देश और दुनिया में इसी प्रकार से पूजन चल रहा है। इस समय आज इस समय सुबह के समय और शाम के समय निर्धारित समय पर लोगों ने अर्घ दिया है। मानव कल्याण की बात, विश्व कल्याण की बात, घरों में सुख शांति की बात, कामना। और जैसे सीता माता जी, द्रौपदी माता जी ने व्रत किया, उसी तरह से माताएं हमारी व्रत करती हैं मंगल कामनाओं के लिए, मानव जाति के लिए। हमारी माताएं बहनें भी व्रत लगती हैं, घर में सुख आए, शांति आए, लक्ष्मी का वास हो। पूरे देश और दुनिया में इसी प्रकार से पूजन चल रहा है इस समय। वहीं 72वें ऐतिहासिक राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजन 14 नवंबर से शुरू होगा। मेले के भव्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने गौचर मेला मैदान से मेले से जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने सारी व्यवस्थाएं 12 नवंबर तक चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए शटल सेवा की व्यवस्था के साथ ही वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही नगर पालिका को मेले के दौरान और मेला समापन पर मेला मैदान की साफ सफाई को भी सुनिश्चित करने के इंस्ट्रक्शन जारी किए। देखिए, गौचर मेले में, गौचर ग्राउंड में कार्यक्रम की मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो स्टॉल्स लगने हैं, उसमें अराउंड 270 शॉप्स को इन्होंने यहाँ पे निर्मित कर दिया है और 1-2 दिन में हैंगर का, स्टेज का काम भी यहाँ पे हो जाएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पे एसडीएम साहब और सर्कल ऑफिसर संयुक्त रूप से बैठक करके ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी बनाएंगे ताकि लोगों को जाम से ना जूझना पड़े, और प्रयास करेंगे कि रेलवे की पार्किंग में और हवाई अड्डे की पार्किंग का उपयोग किया जाए और शटल सेवा का यूज़ किया जाए ताकि आम जनमानस को समस्या कम से कम हो। वहीं मंगलौर में युवाओं को संस्कारित और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग द्वारा नारसन विकासखंड कार्यालय के परिसर में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंगल दल और युवक मंगल दल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को संस्कारित बनाना, स्वावलंबी बनाना है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी ने कहा, लोक संस्कृति बचाने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन मिलकर हम सबको मनाना चाहिए और ये उन्होंने उम्मीद जताई कि मील का पत्थर साबित होगा, लोगों को उत्तराखंड की संस्कृति से जोड़ने में बहुत हद तक मददगार साबित होगा। आज प्रांतीय रक्षक दल और खेल विभाग द्वारा ये युवा कल्याण के लिए जितने हम कार्यक्रम चलाते हैं गांव में, तो युवक मंगल दल द्वारा हर गांव के हिसाब से अनेक सांस्कृतिक प्रोग्राम हम आयोजित करते हैं। उसमें आज कंपटीशन है उनका। युवक मंगल दल कुछ स्कूलों से भी बच्चे आए हुए हैं और वो अपनी संस्कृति को लेकर है। ये सब सांस्कृतिक प्रोग्राम है। संस्कृति विश्व की धरोहर है। अगर हमारे पास संस्कृति नहीं रहेगी तो हम पतन की ओर चले जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो प्रयास है आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी और बहन रेखा आर्या जी के द्वारा जो ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उससे हम एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़ाव रखना चाहिए। आज युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आज जो है विकासखंडी स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इसका उद्देश्य जो होता है, हमारा महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, जो हमारी युवा है वो अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। उस संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए जितना हम उनको उस रास्ते पे ला सकें वापस, क्योंकि हम ये कहा जाता है कि अगर हम अपनी संस्कृति पे रहें तो हमारा एक उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। तो युवा कल्याण विभाग द्वारा इस क्षेत्र में एक ये हमारे विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्यतः महिला मंगल दल और हमारे जितने भी युवा हैं, इस विकासखंड के जितने युवा हैं, उनको अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य हमारा
वहीं हरिद्वार की रोशनाबाद पुलिस लाइन में एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने पुलिस पेंशनर्स की समस्याएं सुनी, समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। पेंशनर्स को संबंधित थानों के आपातकालीन संपर्क नंबर दिए गए, यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, ताकि किसी समस्या के लिए उन नंबर्स पर संपर्क किया जा सके, बताया जा सके। एसपी सिटी ने यह भी आश्वासन दिया कि चेतक कर्मी हर महीने पेंशनर्स के घर जाएंगे, उनका हालचाल जानेंगे। कार्यक्रम के दौरान 40 सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, सीओ लाइन जूही मिनराल, आरआई समरवीर रावत और अन्य सम्मानित पेंशनर्स भी वहां पर उपस्थित दिखाई दिए। उधर नगर निगम रुड़की के देहात क्षेत्रों से जुड़े गांव में समाज सेवी चैरब जैन ने मोहनपुरा में चौथा स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें ग्रामीणों का निःशुल्क चेकअप किया गया। वहीं उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग डॉक्टरों की भारी भरकम फीस नहीं दे पाते हैं, इसीलिए स्वास्थ्य शिविर का मकसद लोगों को जागरूक करना है ताकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। उन्होंने कहा, वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के शिविर लगाते रहेंगे ताकि समय समय पर लोग अपनी हेल्थ के प्रति अलर्ट रहे। कहीं भी कोई भी उन्हें दिक्कत परेशानी हो तो इस तरह के शिविरों में आकर वो उसकी जांच करवा सकते हैं और ये निःशुल्क है, इसके लिए एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे में जो गरीब तबका है, गरीब समुदाय के लोग हैं, उनकी भी सेहत बनी रहेगी। और अगर उन्हें सेहत में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, किसी बीमारी की चपेट में वो आ गए हैं, तो यहाँ पर इस मेडिकल कैंप में वो आकर निःशुल्क बिना एक पैसा दिए अपनी जांच करवा सकते हैं। उधर लक्सर में किसानों और जनता के लिए लक्सर शुगर मिल प्रबंधन ने राय बहादुर नारायण जन कल्याण अस्पताल का निर्माण किया। इस अस्पताल का उद्घाटन शुगर मिल बोर्ड के डायरेक्टर सरदार हरिपाल सिंह ने किया। समारोह में मिल के जीएम एसपी सिंह समेत अन्य अधिकारी और क्षेत्र के किसान नेता भी मौजूद नजर आए। हमारी खुशकिस्मती है कि आपकी सेवा कर सके हम, खासकर मेडिकल में इमरजेंसी पड़ती है, हर एक किस्म की पड़ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं, तो ये हम सोचते थे कि होना चाहिए, हो गया। आप सबको मुबारक हो। तो ये मानता हूँ कि शुगर मिल एक किसानों की सेवा का माध्यम है और मैं ऐसे ही सेवा करता हूँ। अस्पताल हो चाहे दूसरे टाइप की सेवा हो, कुछ भी हो, हम लोग ऐसे ही सेवा करते हैं। तो ये उत्तराखंड राज्य को बने 24 साल पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर राज्य सरकार 25वीं वर्षगांठ मना रही है। स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। हरिद्वार में भी इस खास दिन को मनाने के लिए प्रशासन की तरफ से व्यापक तैयारियां की गई। आज स्थापना दिवस के अवसर पर हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने रावली महदूद स्थित गृह आश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम में रह रहे लोगों से बातचीत की, वहां पर उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही है इसका जायजा लिया, उनके साथ बातचीत करते हुए उनका हालचाल जाना। जिलाधिकारी ने वहां मौजूद लोगों को फल वितरित किए, उनकी खुशहाली की कामना की। राज्य स्थापना दिवस का 25वां वर्षगांठ है और 24 साल राज्य को पूरे हो चुके हैं। सिल्वर जुबली वर्ष का प्रारंभ कल से हो रहा है, तो उसके पूर्व दिवस पे ये आज फल वितरण का विभिन्न हॉस्पिटल्स में और विभिन्न जो है हमारे जो वृद्धाश्रम हैं या बालकों के आश्रम हैं उन सब में किया जा रहा है। सफाई के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर पूरे जिले में किया जा रहा है और 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक लगातार जो है राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज यहाँ पे आश्रम का निरीक्षण किया। वहीं हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और अन्य अधिकारियों ने जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अचानक पहुंचकर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया और इस छापेमारी के दौरान कुल 75 कर्मचारी ऐसे थे जो कि एब्सेंट मिले, जो अनुपस्थित मिले। डीएम ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है। उनसे उनकी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, समय सीमा दी गई है स्पष्टीकरण, ताकि वो अपना जमा करवा सके, वरना उनका वेतन रोक दिया जाएगा।
उधर एसपी देहात झबरेड़ा थाने पहुंचे, निरीक्षण करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने वहां सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव और माल खाने का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही आपराधिक घटनाओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर देहात क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा सके, इसी दिशा में ये काम हो रहा है। आज झबरेड़ा थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया, जिसमें थाने के रखरखाव, अभिलेखों के रखरखाव, उनका अद्यतन किया जाना, साथ ही जो हमारे संसाधन हैं उनके रखरखाव की स्थिति की समीक्षा की गई है। जो निष्प्रयोज्य वस्तुएं हैं, निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जो वर्तमान में वहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं या भविष्य में जो निर्माण कार्य होने हैं, उनके संबंध में प्रगति और प्लानिंग दोनों के बारे में जानकारी ली गई है। हरिद्वार के रिहायशी क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह टस्कर हाथी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जा घुसा, वहां पर आधमका, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। ये दूसरी बार है जब विश्वविद्यालय परिसर में इस तरह से हाथी की चहलकदमी देखी गई। स्थानीय लोगों और छात्रों में भय का माहौल है। वे वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं पंजाब की मोहाली पुलिस की टीम के द्वारा रुड़की सिविल लाइन कोतवाली इलाके में मोहल्ला इस्लाम नगर में दबिश दी गई। इस दौरान पुलिस ने हत्या की आरोपी सौतेली मां को गिरफ्तार किया और पंजाब ले गई। बता दें, 17 अगस्त को पंजाब के मोहाली में किराए पर रह रहे पति नदीम मलिक की 2 साल की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद नदीम ने सौतेली मां पर मासूम को पीट कर उसकी हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस तक मामला पहुंचा, जांच पड़ताल शुरू की गई। जांच पड़ताल करते हुए मोहाली पुलिस की टीम रुड़की पहुंची। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहाली पंजाब से एक पुलिस टीम वहां हुई एक बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के संबंध की विवेचना और साक्ष्य संकलन के क्रम में रुड़की आई थी, जहां स्थानीय पुलिस के द्वारा उनकी अपेक्षा के अनुरूप आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया और यहां से वो एक घटना में जो वांछित अभियुक्ता है उसको हिरासत में लेकर गए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके स्तर से आगे की जाएगी। उधर रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में गोली लगने से एक युवक की जान चली गई। कहा जा रहा है कि इस दौरान 3 फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली युवक के सीधा सर में लगी और उसकी मौत हो गई। पूरे मामले में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि फिलहाल वहां मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया, मौके का मुआयना किया गया, जिसके बाद मामले की जांच पड़ताल की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। जल्द ही पूरे मामले में जांच के आधार पर, तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया। कल देर रात्रि कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत साउथ सिविल लाइन क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर मौके पर मैं, सीओ मंगलौर और इंस्पेक्टर रुड़की सभी लोग गए थे। मोबाइल फोरेंसिक यूनिट की टीम भी आई थी, जहां से सभी संभावित पहलुओं से छानबीन की जा रही है और एविडेंस कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। पंचायतनामे की कार्रवाई अमल में लाने के उपरांत पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी प्रचलित है। जो भी पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण पता चलेगा, उससे इस प्रकरण पर अतिरिक्त रोशनी पड़ सकेगी और जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कोई भी टिप्पणी करना समीचीन नहीं है। वहीं टीएचडीसी की साइट पर हुई वाहन दुर्घटना में लापता परियोजना कर्मचारी युवक का अब तक भी कुछ पता नहीं लग पाया है। इससे वहां के ग्रामीण बेहद गुस्से में हैं और इस परियोजना कार्य को रुकवा दिया गया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक युवा को नहीं खोजा जाता, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, तब तक वो कार्य यहाँ पर शुरू नहीं होने देंगे। पहले उस युवक के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, उसका क्या हुआ, वो बच पाएगा नहीं बच पाएगा, उसका शव अगर वो नहीं बच सका है तो फिलहाल कोशिश वहाँ पर लगातार की जा रही है।
प्रयास लगातार ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर अंजाम दिया जा रहा है ताकि उस युवक तक पहुंचा जा सके, इन ग्रामीणों के गुस्से को शांत करवाया जा सके। दरअसल सोमवार देर रात को हेलंग में टीएचटीसी परियोजना की साइट पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अलकनंदा नदी में जा समाया। वाहन में 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई जबकि एक घायल है। मगर हादसे के बाद से देवग्राम निवासी और परियोजना कर्मचारी मनमोहन लापता है। उसी के बारे में पता लगाने के लिए ग्रामीणों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। ये गुस्सा जाहिर किया जा रहा है कि जब तक उस युवक के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा तब तक परियोजना का काम शुरू हम नहीं होने देंगे। वह सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के आईआईटी की एक महिला कर्मचारी पर अपने परिजनों के खाते में छात्रवृत्ति के 25,60,000 रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगा। आईआईटी रुड़की के कुल सचिव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। महिला कर्मचारी SC/SP प्रकोष्ठ में प्रोजेक्ट पद पर तैनात थी। उसे ये जिम्मेदारी मिली हुई थी और अब उसे आईआईटी संस्थान की तरफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, उसे निकाल दिया गया है और पुलिस का भी कहना है मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी जांच पड़ताल में निकलकर सामने आएगा, अगर उसने गबन किया होगा महिला ने, तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उसी के आधार पर उचित कार्रवाई का आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया। इसमें आईआईटी के कुल सचिव के द्वारा एक तहरीर कोतवाली रुड़की पर दी गई थी, जिसमें एक महिला के द्वारा छात्रवृत्ति के पैसे गबन कर लिए जाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कितने का होगा और लगभग 25 लाख रुपए के गबन की बात इसमें कथित की गई है, अंकित की गई है और अभी उसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें हरिद्वार में श्यामपुर पुलिस ने गला दबाकर हत्या और शव जलाने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा है। दोनों ही आरोपियों ने रुपये के लालच में, शराब के नशे में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल के मुताबिक 3 नवंबर को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। एक युवक का जला शव मिला था, जिसके बाद मामले में जांच पड़ताल शुरू की गई और आरोपियों तक पहुंचा गया। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 तारीख को थाना श्यामपुर में 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ओमेश्वर धाम के समीप ही एक जला शव प्राप्त हुआ था। इस संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। थाना अध्यक्ष श्यामपुर और सर्कल अफसर भी मौके पर पहुंचे थे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया क्योंकि मामला बड़ा सनसनीखेज था। सबसे पहला प्रयास हमारा इस जो अजला जो शव था इसकी पहचान का था, जो कुछ समय तक पहचान में नहीं आ रहा था, आसपास लोगों से पता करने पे नहीं आया। इस समय इसके पास ही कुछ नंबर पड़े हुए थे, इसके बॉडी के पास में ही जले हुए, वो भी जले हुए ही कागज़ पे थे। उनके माध्यम से इसके जब समीप लोगों के बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो इसकी पहचान गोपाल पुत्र शंकर लाल के नाम से हुई थी। 3 तारीख को थाना श्यामपुर में